Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 6, social, economic and culture impact of the British rule. Means ब्रिटिश शासन का सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव. So let's start the new chapter. The British rule had a major impact on the economic, social and cultural life of India. British goods were allowed entry in India without paying any custom duty, but duty was levied on the Indian goods sent to England. This policy of British was called one-way free trade policy. अब जो ब्रिटिश रूल है यानी कि ब्रिटिश शासन जो है यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़े हैं हमारी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भारत में. तो जो ब्रिटिश है उसको यहाँ पर एंट्री दी जाती थी जैसे भारत में, तो उनकी कोई भी बिना कस्टम ड्यूटी पे किए हुए उनको यहाँ पर एंट्री दी जाती थी. लेकिन जो ड्यूटी होती थी वो जो भारतीयों को दी जाती थी वो किस पर दी जाती थी कि जब वो इंग्लैंड में माल भेजते थे तब वो फ्री ड्यूटी दी जाती थी. ठीक है, तो इस पॉलिसीज़ को जो ब्रिटिश ने कहा वन वे फ्री व्यापार यानी एक तरफा फ्री व्यापार की पॉलिसी का नाम दिया गया इसे. नेक्स्ट है रूइन ऑफ आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन. मीन्स कारीगरों और शिल्पकारों की बर्बादी. Indian handicraft industry, which was famous all over the world since the ancient times, collapsed due to competition with British machine-made goods. After the introduction of railways, British machine-made goods entered the remote villages of the country. भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे पूरे संसार में पुराने समय में, और उनको पूरी तरीके से ये एक कारण था कि वो उनको कंपटीशन दे रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जो मशीन मेड में इसको चेंज कर दिया. उसके बाद जब मशीन मेड वर्क से इसका जब इंट्रोड्यूस करवाया गया रेलवेज़ ब्रिटिश मेड मशीन मेड, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एंटर दिया हुआ इसमें गांवों को एक रिमोट एरिया बनाया गया. The gradual disappearance of Indian rulers who were the main customers of Indian handicrafts also gave a severe blow to these industries. The ruin of Indian handicrafts was reflected in the ruin of the towns and cities which were once famous as manufacturing centers of handicrafts like Dhaka, Surat and Murshidabad and many others. अब काफ़ी सारे जो भारतीय शासक थे जो कि मेन कस्टमर्स थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के, अब वो भी जो है इस इंडस्ट्रीज़ को यहाँ से उन्होंने हटा दिया, और जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स थे वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ चले गए, उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा. तो उनकी जो बर्बादी है जैसे कि टाउन्स और सिटीज़ जो थी वो उनकी जो काफ़ी फेमस थे मैन्युफैक्चरिंग उनकी, लेकिन अब ये जो सेंटर्स हैं ये केवल ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद और दूसरी कंट्रीज़ में ही थे. Thus, the British rule nearly destroyed the handicrafts industry. As a result, more and more people started depending on agriculture. This increasing pressure on agriculture was one of the major cause of extreme poverty in India under the British rule. अब यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन था वो उन्होंने क्या है इस हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बर्बादी की तरफ वो पूरी तरह से चला गया था. उसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर रहने लगे और धीरे धीरे उन पर दबाव बनाने लगे वो कृषि पर. अब कृषि का दबाव उन पर काफ़ी बढ़ने लगा, और एक उसका मेन कारण ये भी रहा कि बहुत ज़्यादा वो गरीब भी हो गए थे. भारत में गरीबी फैल गई थी ब्रिटिश शासन के अंडर में. नेक्स्ट है स्टेग्नेशन एंड डिटोरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मीन्स ठहराव यानी कृषि का ठहराव और उसमें गिरावट. Exploitation of peasants, excessive land revenue, demand and overcrowding of agriculture led to stagnation and deterioration of agriculture. Indian peasants, highly taxed by the government and exploited by the moneylenders, were too poor to bring about any improvement in the production techniques. Better seeds, cattle, manure or fertilizer were beyond their reach. किसानों का शोषण किया जाता था बहुत ज़्यादा, और उनसे जो है जो कर है वो वसूला जाता था, अधिक कर की मांग की जाती थी, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कृषि पर डिपेंड रहने लगे थे.
तो उसमें क्या ठहराव आने लगा था और साथ ही साथ उसमें गिरावट भी आई थी कृषि में। अब भारतीय किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई पे जो है गवर्नमेंट को करते थे, ठीक है, उच्च पेमेंट उनको करना पड़ता था टैक्स का, एंड उनका शोषण भी किया जाता था मनी लेंडर्स के द्वारा। ज़मींदार किसानों का शोषण भी करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनकी हालत में सुधार लाने के लिए जो है नई नई प्रकार की उत्पादन टेक्निक्स जो है अपनाई थी, जैसे कि बेहतर बीज और मवेशियों को अच्छे से पालना, फर्टिलाइज़र यानी अच्छे उपवर्ग और खाद्य का यूज़ करना हर एक चीज़ में। The zamindars too did not bring about any improvement and cultural production. Most of them were absentee landlords and took no personal interest in land than collecting the rents. अब जो ज़मींदार हैं वो बिल्कुल भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाना चाहते थे। कुछ ज़मींदार जो थे कृषि के उत्पादन में, तो वो तो वहाँ से बिल्कुल एब्सेंट रहते थे, कभी आते ही नहीं थे अपनी ज़मीन को देखने के लिए और ना उसमें पर्सनल कोई इंटरेस्ट दिखाते थे। तो वो केवल क्या लेने आते थे, अपना ज़मीन का किराया लेने आते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो टुक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जो कृषि है उसको आधुनिक बनाने में या फिर कोई सुधार करने में। लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज यानी आधुनिक उद्योगों के विकास का अभाव। The machine age in India began with the introduction of cotton textiles, jute and coal mining industries in the 19th century. Most of the modern Indian industries were owned by the British capitalists. They were interested in investment in India because labor was cheap, raw materials were easily available, and there was a ready market. अब मशीन काल जो भारत में जब शुरू हुआ तो उसे जो है उसको इंट्रोडक्शन कराया गया कॉटन टेक्सटाइल से, जूट और कॉल मिनिंग उद्योगों से 19th सेंचुरी में। और जो जितने भी ज़्यादा जो आधुनिक भारत में उद्योग थे वो उनके अपने ही थे, जो ब्रिटिश सरकार के अपने ही थे और वो काफ़ी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे और उसमें खुद से ही भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे क्योंकि लेबर जो है उनको वहाँ पर सस्ती मिल जाती थी और कच्चा माल भी आसानी से वहाँ पर अवेलेबल हो जाता था और मार्केट भी वहाँ की रेडी थी एकदम। ऑन द अदर हैंड द एमर्जिंग इंडियन कैपिटलिस्ट हैड टू compete with the British capitalists. Later other industries like rice flour, woolen textiles, sugar, iron, steel, cement, paper and matches were also started. However, Indian industries developed slowly. British capitalists in India got desired bank loans and railway freight charges. Indian capitalists had to take loans at a high rate of interest. The Indian industrialists also had to pay higher railway front charges at compared to the British. यानी कि हालांकि जो भारतीय उद्योग थे वो बहुत धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, उनमें सुधार होता था लेकिन धीरे धीरे। और जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थी जो भारत से बैंक लोन्स वगैरह इच्छा करती थी लेने की रेलवे से, तो हाई चार्जेस पर उनको लोन दिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद जो उद्योग करने होते थे उद्योगे, तो वो क्या हाइयर रेट पर उनको चार्जेस पर लोन देते थे, जिससे ब्रिटिश की तुलना में वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। Another major weakness was the almost complete absence of heavy or capital good industries such as metallurgical and engineering industries. India had hardly any big plants to produce iron and steel, chemicals or oil. यानी कि अदर जो दूसरे आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, यहाँ पर कम्प्लीटली वो एब्सेंस रहती थी। तो काफ़ी जो हैवी है और जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ है, गुड अच्छे उद्योग हैं, वो यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग में थे। जैसे भारत में हार्डली जो पहले बिग प्लांट किया जाता था, आयरन को बहुत बड़े पैमाने पर आयरन और स्टील, केमिकल्स, ऑयल ये प्रोड्यूस किया जाता था बड़े पैमाने पर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट गिव एनी फाइनेंशियल हेल्प to the newly established Indian industries and neglected technical education. There were very few engineering colleges or polytechnic in our country. Another negative features of Indian industrialization was that it was concentrated only a few regions of the country. Large parts of country were left totally undeveloped. ब्रिटिश सरकार थी वो बिल्कुल भी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं देती थी
ठीक है। और जो नए पैमाने पर जो उद्योग स्टेब्लिश होते थे, जिनकी स्थापना की जाती थी भारतीय उद्योगों की, तो उनको क्या है मना कर दी थी, टेक्निकल एजुकेशन वगैरह से उनको नकार दिया जाता था। और यहाँ पर बहुत ही कम जो है इंजीनियरिंग कॉलेज थे और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी कम थे हमारे देश में। अब दूसरा जो नेगेटिव फीचर्स जो था वो ये था कि भारतीय औद्योगिकरण जो था उस पर ध्यान दिया जाता था केवल कुछ क्षेत्रों में हमारे देश में, और जो लार्ज बड़े बड़े पार्ट्स होते थे हमारे देश के, वहाँ टोटल जो उद्योग है वो अनडेवलप्ड होते थे, यानी कि उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता था। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट demanded protection from tough competition from the British industries. They demanded that British industrialists must pay import duty for bringing their goods into India. Between 1920 and 1930, the British were forced to give protection to Indian industries due to the agitation and pressure by the nationalist leaders. The First World War gave a boost to Indian industries. अब भारत में औद्योगिकरण थे उनमें प्रोटेक्शन की डिमांड की जाती थी कि उनके जितने भी उद्योग हैं वो पूरा टफ कंपटीशन देते थे ब्रिटिश सरकार को, तो इसलिए उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अब जो डिमांड की जाती थी ब्रिटिश उद्योगों की, तो उनमें क्या है एक इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जिसमें वो अच्छा माल जो है भारत में मंगा सकते थे। लेकिन 1920 और 1930 में ब्रिटिश शासन को फोर्स किया गया कि वो जो भारतीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करें, और इसके खिलाफ जो है आंदोलन भी किया गया, उन्हें प्रेशराइज भी किया गया भारतीयों के द्वारा, जो राष्ट्रीय लीडर्स थे उनके द्वारा। तो जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो उन्होंने उनको एक बूस्ट दिया, एक ताकत दिखाई भारतीय उद्योगों के खिलाफ। नेक्स्ट है प्लांटेशन इंडस्ट्रीज, यानी कि वृक्षारोपण उद्योग। Around 70-50, India was the largest producer of cotton textiles. Indian textiles were sold in Southeast Asia, West and Central Asia. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textiles for sale in Europe. But with the beginning of industrial revolution in England, wool and silk, manufacturers of England began protesting against the import of Indian cotton textiles. 1750 के लगभग में जो भारत है सबसे बड़ा उत्पादक था कॉटन टेक्सटाइल का, और यहाँ पर जो भारतीय टेक्सटाइल थी उनको बेचा जाता था साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट में, सेंट्रल एशिया में। अब 16वीं शताब्दी से यूरोपियन व्यापार कंपनी है, उन्होंने क्या है इंडियन टेक्सटाइल का जो है ख़रीदना शुरू किया। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए सेल किया यूरोप में, और उसके बाद जो शुरू किया उन्होंने औद्योगिक में एक क्रांति आई औद्योगिकरण में इंग्लैंड में। वूल और सिल्क जो मैन्युफैक्चर होता था इंग्लैंड का, तो वहाँ पर उन्होंने क्या है आंदोलन शुरू किया अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि जो इम्पोर्ट होता था भारतीय कॉटन टेक्सटाइल उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया। नाउ हैवी ड्यूटी वॉज इम्पोज ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन, but the British made cotton textile entered India without paying any custom duty. They started dominating not only the Indian market but also those in America, Africa, America and Europe. The Indian weavers were hit hard. Most of the lost their livelihood and many were forced to become agricultural laborer. Many had to go out of India to work in plantation in Africa and South America. Ruin of the Indian weavers was one of the greatest tragedies of India. अब यहाँ पर जो बहुत ही हैवी ड्यूटी पे की जाती थी जो इंडियन टेक्सटाइल पर इंपोर्ट पर ब्रिटेन से, अब यहाँ पर जो ब्रिटिश ने कॉटन टेक्सटाइल में जब एंटर किया भारत में बिना किसी कस्टम ड्यूटी को पे किए हुए, अब उन्होंने क्या है उन पर हावी स्टार्ट कर दिया, जो डोमिनेट नॉट ओनली द इंडियन मार्केट पर ही नहीं केवल हावी हुए वो, लेकिन जो पूरी अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप थी उन पर भी हावी हुए। अब भारतीय जो बुनकर थे वो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड मार पड़ी थी, यानी कि बहुत उनके व्यापार पर काफ़ी सहा था, तो जितने भी थे उन्होंने अपनी जीविका खो दी थी और काफ़ियों को फोर्स किया जाता था एग्रीकल्चर लेबर बनने के लिए, और जो काफ़ी है वो इंडिया में उससे बाहर हो गए थे काम करने के लिए। प्लांटेशन उन्होंने क्या है वृक्षारोपण का काम अफ्रीका, साउथ अमेरिका में किया था।
पूरे इंडियन बुनकर जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और उनके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी ट्रेजेडी को उन्होंने भारत में झेला था।